आमरा आरोग्य केंद्र में आने वाले लगभग 80% बच्चे, अगर 100 में से 80% बच्चों को रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है और उसमें ज़्यादातर बच्चों को ये इस तरह की खांसी पाई जाती है। और अगर हम मॉडर्न मेडिकेशन की बात करें तो आजकल जनरली यही कहा जाता है कि इस तरह की एडवर्टाइजमेंट्स आपको देखने को मिलती हैं, दैट वूपिंग कफ serious for you and deadly for babies and protect yourself and get a TDAP shot, या जिसे हम DPT जो आजकल TDAP के नाम से दिया जा रहा है। तो दिस इज द क्लेम दे आर गिविंग। और जो अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो जो हमारे पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं 100 में से 80 बच्चों को इस तरह की खांसी पाई जा रही है। एंड उसमें एक फैक्ट और है कि जितने भी बच्चे हमारे केंद्र में आ रहे हैं सबके सबको वैक्सीनेट किया हुआ है, स्पेशली डीपीटी जो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनस। पर्ट्यूसिस इज काली खांसी एंड डिप्थीरिया। और ये अक्सर देखा गया है कि बच्चे का इलाज चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है और जैसे ही उसको ये टीका दिया जाता है टीपीटी, इस खांसी को रोकने के लिए उनको वो परेशानियां दोबारा से शुरू हो जाती हैं और अस्थमा अक्सर पाया जाता है ऐसे बच्चों में। और एक और जो चौंकाने वाला फैक्ट है वो ये है कि पिछले 20 सालों से जो इस तरह के जो केसेस हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। लगभग 1980 के बाद इस तरह के केसेस में, जैसे अगर लगभग 1960 या 1950 के करीब ये वैक्सीन की शुरुआत की गई थी, उस टाइम जो यूएस में उन्होंने रिपोर्टिंग की थी कि लगभग 10,000 बच्चे हर साल इस तरीके की परेशानियों को से जूझ रहे थे और अब वो संख्या बढ़ के 30,000 हो गई है। तो ये 1990 तक की मैं आपको रीडिंग बता रही हूँ। और इस तरीके से अगर हम इसको हम एक ग्राफ से देखें तो 1990 का अगर हम देखें तो ये ग्राफ आप देख सकते हैं और अब 2016 है और लगभग 1 साल से कम के बच्चों में ये परेशानी ज़्यादा पाई जा रही है। तो आप देख सकते हो कि जो केसेस हैं पहले जो 10,000 पे होता था, अब वो कैसे डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। यू कैन से कि कैसे वो पीक पे जा रहा है। तो इसके अलावा ये एज ग्रुप शो कर रहा है हरा रंग, पीला रंग, पर 1 साल के बच्चों में सबसे ज़्यादा है। पर सभी एज के ग्रुप में अगर हम देखें तो जो काली खांसी की जो पेशेंट्स की जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और 1975 में जब केसेस सिर्फ 10,000 थे और जब 1980 में जब ये अचानक से बढ़ के एकदम तेज़ हुआ तो बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट उसका कोई हल नहीं दिया गया। बजाय इसके उन्होंने जो डीपीटी है उसको टीडैप करके उसमें जो मल्टीपल स्ट्रेन बैक्टीरिया था इस बीमारी का, उसको उन्होंने सिंगल स्ट्रेन कर दिया। इतना चेंज उन्होंने ज़रूर किया, लेकिन अगर हम अब आप 2012 तक की स्टडी करें तो ये संख्या 50,000 तक बढ़ चुकी है। तो ये सीडीसी जो यूएस का जो मेन जहाँ से वैक्सीनेशंस या जहाँ से WHO सारा कंट्रोल हो रहा है वहाँ से ये रीडिंग्स आ रही हैं। और ये रीडिंग सिर्फ उस एक कंट्री की नहीं है, अगर हम रेशियो देखें तो हर कंट्री में लगभग ऐसा हो रहा है जहाँ पे भी पूरा शेड्यूल्ड वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। और WHO की अगर स्टडीज़ की हम बात करें तो जो वैक्सीनेशन है वो इतना उनकी जो कवरेज है वो इतनी बढ़ गई है कि यहाँ से शुरू हुई थी 1980 में उन्होंने एक एक्सटेंसिव प्रोग्राम किया सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ में, डेवलप्ड कंट्रीज़ में कि सब बच्चों को वैक्सीनेट करना है ताकि उनके अंदर वो बीमारियाँ नहीं आए। तो ऑलमोस्ट जो कवरेज है, जो वैक्सीनेशन है, वो उन्होंने बहुत हद तक अभी अगर हम 2016 तक कितना बढ़ चुका है। पर अगर हम मरीजों की संख्या की बात करें, वूपिंग कफ की बात करें, आस्थमा की बात करें, इसके अलावा और जो बच्चों में डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, आजकल बच्चों में डायबिटीज़ हो रही है और बहुत सारे ऑर्गन फेल हो रहे हैं, वो केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो ये एक छोटा सा रिव्यू था वूपिंग कफ के बारे में। तो जो भी आपके सवाल हों आप पूछ सकते हैं। ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है
इसमें हम बात कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन्होंने चलाया था ना, तो इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को चलाने के बाद में इन लोगों ने कोई स्टडी दोबारा नहीं करी कि मतलब उसका जो इम्पैक्ट हुआ है बच्चों में वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बिकॉज अगर नंबर्स बढ़ रहे हैं तो इट मे बी पॉसिबल बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन इंक्रीज, वन। सेकेंड, द वैक्सीन्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली इन द बॉडी, है ना, बॉडी रिजेक्ट कर रही है उस वैक्सीनेशन को। थर्ड चीज़ जो मेरा क्वेश्चन है कि अगर ये इस तरीके से प्रोग्राम, अगर वैक्सीन अगर रिजेक्ट कर रही है बॉडी को, तो ये लोग उसके ऊपर क्या एक्शन ले रहे हैं या फिर हमारा क्या कोर्स ऑफ एक्शन है इसके ऊपर? अगर हम वैक्सीनेशन के बारे में एक ब्रॉडली अगर बात करें तो लगभग 1797 में जो फर्स्ट वैक्सीन है वो इन्वेंट की गई थी, है? ताकि लोग जो भी महामारियां हैं उनसे ना मरे। और लगभग उसके बाद ये वैक्सीनेशन का शेड्यूल लगभग आई वुड से 1940 से ये चला आ रहा है। पर अनफॉर्चुनेटली सबसे बड़ी, जैसे कि आपने कहा कि इतना इन्होंने वैक्सीनेशन इम्पोज किया है और उसकी जो एक स्टडी है वो क्यों नहीं कही गई? क्योंकि जो वैक्सीन इटसेल्फ, जो वैक्सीन्स इन्होंने बनाए हैं उसका ह्यूमन बीइंग्स पे क्या साइड इफ़ेक्ट होता है वो टेस्ट नहीं किया गया है। इसकी जितनी भी रिसर्चेज हुई हैं एनिमल्स पे हुई हैं, और जो भी पेशेंट रिपोर्ट करता है कि भाई मेरे बच्चे को, जैसे मैंने कहा डीपीटी एक एग्जाम्पल है, क्योंकि आज का टॉपिक तो डीपीटी यही कह के लगाया जाता है कि आपके बच्चे को काली खांसी नहीं होगी, डिप्थीरिया नहीं होगा, टिटनेस नहीं होगा। लेकिन इसके उल्टा हो रहा है कि जो डीपीटी लगता है उसके बाद बच्चे को पहले तो खांसी नहीं थी, उसके बाद उसको काली खांसी जैसे सिम्टम्स आने शुरू हो गए। अभी बहुत साल पहले इधर मैं डॉरोथी शेफर्ड का पढ़ रही थी, उन्होंने पर्ट्यूसिस के ऊपर एक रिसर्च की। पर्ट्यूसिस में डिप्थीरिया में, तो जिसमें गले में काफ़ी सोर थ्रोट होता है, काफ़ी सीरियस इन्फेक्शन होता है, तो 3000 बच्चों पे उन्होंने वैक्सीनेट किया और सब के सब बच्चों पे वो वैक्सीनेशन फेल हुआ। सब बच्चों, लगभग 3000 बच्चों को वो डिप्थीरिया के सिम्टम्स प्रोड्यूस हुए और उसमें से 50 की डेथ हो गई। सिमिलरली ऐसे ही वुपिंग कफ का है, जैसे कि हमारे यहाँ पेशेंट्स आ रहे हैं, अच्छे खासे चल रहे हैं, जैसे ही वैक्सीन दी जा रही है उनके जो कंप्लेंट्स हैं वो और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तीसरी बात, जैसे आपने कहा कि जब इतना वैक्सीनेशन है, इतना सब चल रहा है, तो इसकी एक स्टडी क्यों वो नहीं की गई है। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि ये वैक्सीनेशन इज बीइंग कोहेस्ड, उसको ज़बरदस्ती लादा जा रहा है कि मैंडेटरी है कि अगर वैक्सीनेशन नहीं है तो आपको यहाँ का वीज़ा नहीं मिलेगा। यूएस में आप जाते हैं, आजकल तो स्कूल्स में मैंडेटरी हो गया है। तो बीइंग अ पेरेंट या बीइंग अ एल्डर हमें सोचना होगा कि हम अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं। So I have very few, easy questions. These are not questions, but these are things which are coming to my mind as a parent when I'm listening to your views. That's a really very nice views, because so I just want to know if government and these allopathic medicines or vaccinations, they are imposing, means they are advertising in such a large scale. Why not homeopathic is being advertised if it is so good? That it's good, we know, because we are treating our child with this homeopathic medicine. We are observing the effects of homeopathic medicines, which are good. So why not homeopathic is advertising, which is a good thing. Because when more and more people will aware of these things, then after they can use that. Then after they can avoid providing those vaccinations and all those to their child. And my next thing is that I am from security profession, so I'm saying, what should we do if I know that if I'm not giving that particular vaccination to my child, so how can I let my child vulnerable of if something happens, some disease will happen, then definitely doctor will say that you have not given this vaccination, that's why your child is suffering, so you are responsible. So these are my questions. Thank you. पहली बात तो आप इतने उत्साह से और नंबर से आए उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है
कि जैसे ये मेरी ज़रूरत है, अब मन से हट रहा है कि शायद अब मेरी ज़रूरत नहीं, आपकी ज़रूरत भी है। ये सबसे बड़ा एडवर्टाइजमेंट है कि मैंने अपनी ज़रूरत को आपकी ज़रूरत बना लिया। रहा दूसरी बात ये है कि ये शरीर जो होता है ना, ये शरीर हमें प्रकृति देती है। मैं सबको बताता हूँ, डिस्कस भी करता हूँ। और प्रकृति हमसे अरबों गुना अक्लमंद है। जब हम एक मशीन बनाते हैं तो उसमें सेफ्टी वो रखते हैं। जब प्रकृति आपको बना रही है और ऐसा बना रही है कि जैसा आप जैसा कभी ना हुआ ना होगा ना है, तो क्या आपके साथ वो डिफेंस नहीं रखेगी या वैसे भेज दिया यहाँ? ये तो अभी आपने कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए तैयारियां कर दी हैं। कोई हाथ देखता है, कोई जन्मपत्री बना देता है, कोई भूत उतारता है, कोई प्रेत उतारता है। अब ये जो बड़ा प्रेत है ना, इस प्रेत को कैसे उतारें, वहीं एडवर्टाइजमेंट की बात आ जाती है। तो पहली बात होती है, बच्चा किसका है? आपका है। अब इसमें हम क्या एडवर्टाइजमेंट करें? अगर हमें आपसे कमाना है तो एडवर्टाइजमेंट करेंगे। हमारे एडवर्टाइजमेंट, हमारे एजेंट आप हैं। और वो कहाँ से आना चाहिए? अंदर से आना चाहिए। हम देख रहे हैं, हमारी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है, तो इसमें गलती किसकी है? गलती तो हम लोगों की है। हमें सोचना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। हमें किसी के प्रति कोई बायास नहीं है। हम अपनों को ज़्यादा होशियार समझ रहे हैं, और जितने हम होशियार समझ रहे हैं उतने बेवकूफ़ बन रहे हैं। उसका उदाहरण जैसे मैं सबको कहता हूँ बार बार, जो उनसे पिंचिंग होती है। आप सड़क पर चलते हुए आदमी को देखो, आदमी लगते हैं वो हैं, देखो गौर से देखो। 5 मिनट खड़े होकर के जिस तरह से वो जा रहे हैं ना, सड़क पर चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, बाइक पर चल रहे हैं, कार से चल रहे हैं, वो आदमी लगते हैं। अगर हमारा यही प्रोडक्ट, तो हमें उसे देखना पड़ेगा। ये हमारा समाज का एक प्रतिरोध होना चाहिए। समाज में एक जागरूकता आना चाहिए, देखना चाहिए कि मैं कैसे चल रहा हूँ। अगर मैं कैसे चल रहा हूँ तो दूसरा कैसे चल रहा है, तब आएगा। तो बच्चा हमारा है। मैं यही कहता हूँ, कोई गवर्नमेंट, कोई समाज कैसे हमें फोर्स कर सकता है कि आप ये लो, वो हमें उठना पड़ेगा। और ये मेरी जैसे कहा ना, ये अमेरिकन कंपनीज है, उनको अरबों रुपया है, और हम तो 11 लाख रुपए नहीं खर्च कर सकते एक अर्से के लिए। तो इसीलिए आप लोगों को बुलाते हैं। और सत्य हमेशा एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, उसे पहले समझ लो। जो भी कहा जा रहा है, ये नहीं कि हम कह रहे हैं इसलिए नहीं है, आप उसे समझो।